वेलकम टू सक्सेस करियर। दोस्तों, आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, चालक, अचालक, अर्धचालक और वैद्युतिक केबल्स के बारे में। ठीक है, और इसका जो है ऑलरेडी हमने 2 वीडियो पढ़ा चुका है और आज हम लोग ये तीसरा भाग हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका 2 पार्ट हमने ऑलरेडी पहले से अपलोड कर चुके हैं हमने। अब जो है भाग 3 देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो अब जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें सारा जो है वीडियो सब क्लास का जो है आप लोगों को वहाँ पे शो करेगा। आप लोग एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्लास 21 यानी कि 21 नंबर का क्लास है। ठीक है, और ये इस अध्याय का तीसरा भाग है। तो चलिए दोस्तों, हम आज जो है चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल में हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने चालक के बारे में पढ़ा था, BIS रूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए कुछ ऐसे चालक हैं जिनके गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध और ताप गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, चालक और उनके गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध और ताप गुणांक। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जो है हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। जो पहला हमारा चालक है वो है चांदी। क्या है, सिल्वर है, चांदी है। ठीक है, अब देखिए चांदी का जो गलनांक होता है, चांदी का गलनांक होता है वो 960 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है चांदी का गलनांक, 960 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 0.0164 यानी कि 0.0164 उसका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ये विशिष्ट प्रतिरोध किस चीज में मापते हैं, ओम मीटर में। किस चीज में, ओम मीटर में। ठीक है, अब देखिए, अब इस चांदी का ताप गुणांक देखेंगे। ताप गुणांक क्या चीज, 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 20 डिग्री सेल्सियस मानक रख करके प्रति डिग्री सेल्सियस में इसका मान है। तो ताप गुणांक ऐसे पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन, इससे कई सारा क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इसीलिए हम आपको एक चार्ट के माध्यम से चालक, गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध और ताप गुणांक के बारे में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। इससे जो है अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को जितना आज बताया जा रहा है, अभी तक जितना भी बताया गया है और जितना बताया जाएगा, वो सारी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहें और उस चीज़ को याद भी करते रहें, रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो देखिए चांदी का जो ताप गुणांक होता है वो 0.0038 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.0038। ठीक है, तो ये इस वैल्यू को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। इस वैल्यू को बिल्कुल क्या करिएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा तांबा है। क्या है, तांबा। क्या है, तांबा है, यानी कि कॉपर है। और कॉपर का जो गलनांक होता है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 1086 यानी कि 1086 होता है। कितना होता है, 1086 होता है डिग्री सेल्सियस। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 0.0172। कितना होता है, 0.0172 होता है। ठीक है, तो तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 0.0172 होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और तांबे का जो ताप गुणांक है वो होता है 0.00428 होता है। क्या होता है, ताप गुणांक कितना होता है,
0.00428 होता है। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं सोना का। सोना का देखते हैं, ठीक है। सोना का देखिए, सोना का जो गलनांक है, सोना का जो गलनांक है मेल्टिंग पॉइंट, वो है 1063 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1063 डिग्री सेल्सियस होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो होता है 0.0242, यानी कि 0.0242 होता है। कितना होता है? 0.0242। ठीक है, ये क्या होता है आपका? सोने का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब इसका ताप गुणांक देखेंगे तो इसका जो ताप गुणांक है वो है 0.0034। कितना होता है? 0.0034, यानी कि 34 होता है। ठीक है, अगला है हमारा एल्यूमिनियम। अब देखिए एल्यूमिनियम जो है, इसका उपयोग जो है हम ट्रांसमिशन लाइनों में ज़्यादा उपयोग करते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों में ज़्यादा इस वायर का उपयोग करते हैं, इस चालक का उपयोग करते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो है गलनांक बिंदु वो क्या है? 657 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 657 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब देखिए इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है 0.0265 ओम मीटर। क्या होता है? 0.0265 ओम मीटर होता है। ठीक है, और इसका जो है ताप गुणांक कितना होता है? 0.00413। कितना होता है? 0.00413 होता है एल्यूमिनियम का क्या चीज? ताप गुणांक। ठीक है, अगला देखिए हमारा टंगस्टन। क्या चीज? टंगस्टन। टंगस्टन का जो है गलनांक बिंदु नहीं दिया है। ठीक है, ये ना पूछा है ना दिया है। ठीक है, इसको जो है हम आप लोगों को एक पॉइंट पर हम लिखवा लेंगे, ठीक है, नोट में लिखवा लेंगे कि इसका गलनांक बिंदु क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको अभी इग्नोर करिए। टंगस्टन का जो है गलनांक बिंदु को इग्नोर करिए और इसका विशिष्ट प्रतिरोध याद रखिएगा। वो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध टंगस्टन का 0.0551 होता है। कितना होता है? 0.0551 होता है। ठीक है, और इसका ताप गुणांक कितना होता है? 0.0051 होता है। कितना होता है? देखिए अब इसका दोनों का देखिए सेम होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध और ताप गुणांक क्या हो रहा है? सेम होता है। अब ये 0.0551 ओम मीटर क्या चीज? विशिष्ट प्रतिरोध, और ताप गुणांक कितना होता है? 0.0051 प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रति है उसका। ठीक है, समझ मेरी बात? 20 डिग्री सेल्सियस पर मतलब क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस से तुलना किया जा रहा है मेन वैल्यू उसका। तो प्रति डिग्री सेल्सियस कितना है इसका? 0.0051 डिग्री सेल्सियस। अगला है हमारा जस्ता। क्या है? जस्ता बोले तो जिंक। ठीक है, अब जस्ता जो है, इसका जो है आपका गलनांक बिंदु वो है आपका गलनांक कितना है? 420 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 420 डिग्री सेल्सियस। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना है? 0.06 ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए मैं कल क्या बताया था आप लोगों को? रो बराबर का क्या बताया था आपको? R गुणे A/L बताया था। R गुणे A/L बताया। ये क्या है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसको इसका मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए ओम मीटर कैसे होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक, और ये क्षेत्रफल है आपका। क्या बताया था? वायर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वायर का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो होता है भाई। एरिया क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है? πr² होता है ना जी भाई। एक ऐसे गोल चीज है सर्कल जैसा, उसका हम एरिया निकालेंगे वो क्या होगा भाई? देखिए ध्यान सुनिए, ये एक वायर है ऐसे। ठीक है, ये वायर है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, इसे क्या है? परिच्छेद है, परिच्छेद का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो है
आपका क्षेत्रफल होगा, यही क्या है आपका ए है, इसी का क्षेत्रफल ए है। तो इसका देखिए एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे, तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, पाई का कोई मात्रक होगा नहीं, तो यहाँ पे जो है आर स्क्वायर है। तो रेडियस को हम किस चीज़ में माप लेते हैं, चलिए मान लेते हैं इसको मीटर में ही मान लेते हैं, ठीक है, मीटर में मान लेते हैं। ठीक, अगर मीटर में मान लेते हैं तो देखिए ऊपर मीटर है, ऊपर क्या है, मीटर है, और लेंथ को भी मीटर मापते हैं, तो ये तो मीटर का स्क्वायर हो गया ना जी। देखिए मीटर का स्क्वायर, आर का ओम, इसका क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और एल का भी हम कहते हैं, एल को यानी कि लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, तो मीटर। तो देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा तो हमारा क्या बनेगा ओम मीटर, तो क्या बन गया इसका मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा निकल। क्या है हमारा अगला, निकल। ठीक है, अब देखिए निकल के बारे में बताते हैं आपको। इसका गलनांक बिंदु कितना है, निकल का गलनांक बिंदु है 1453 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 1453 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका गलनांक है। ठीक है, क्या है गलनांक, 1453 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, 0.078, 0.078 इसका क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। और इसका ताप गुणांक कितना है, 0.00537 इसका क्या है आपका ताप गुणांक है। क्या चीज है, ताप गुणांक है। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर वाला क्या है, जस्ता है, और जस्ता का गलनांक बिंदु हमने क्या बताया 420, और विशिष्ट प्रतिरोध जो है 0.06 ओम मीटर, और इसका जो है आपका ताप गुणांक है 0.0037। किसका ताप गुणांक, किसका, यह है आपका जस्ता का। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोहा का। ठीक है, किस चीज का, आयरन का। ठीक है, किस चीज का, आयरन का। ठीक है दोस्तों, आयरन का गलनांक बिंदु आप लोग या तो देख लीजिएगा या तो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम बाकी हम अगर कुछ नोट करवाएंगे उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जो है लोहे का कितना होता है, तो 0.098 होता है, क्या ओम मीटर। लोहा का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना होता है, 0.098 मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, इसका जो ताप गुणांक होता है वो कितना होता है, 0.0069 होता है। ताप गुणांक कितना होता है, 0.00 कितना होता है, 69। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपका है टीन। क्या चीज, टीन। देखिए टीन का जो है गलनांक क्या होता है, 232 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 232 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है क्या होता है, 0.1158। कितना होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध, 0.1158 ओम मीटर होता है। किस चीज का, टीन का होता है। किस चीज का होता है, टीन का होता है। और इसका ताप गुणांक कितना होता है, 0.0051 इसका ताप गुणांक होता है। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ओके, चलिए आगे हमारा जर्मन सिल्वर। क्या चीज, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का गलनांक जो है नहीं बताया गया है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, आपको इसको नोट में बता दिया जाएगा। ओके, अब देखिए, अब जर्मन सिल्वर का जो है विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 0.202। कितना होता है, 0.202 ओम मीटर इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। किसका, जर्मन सिल्वर का। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। ठीक है, जर्मन सिल्वर का विशिष्ट प्रतिरोध, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब इसका जर्मन सिल्वर का ताप गुणांक कितना होता है, तो देखिए इसका ताप गुणांक जो है यहाँ पे क्या है, 0.0027। 0.0027। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा शीशा। आगे क्या है हमारा, शीशा। अब देखिए शीशा का जो है गलनांक बिंदु क्या होता है, 327 होता है। कितना होता है, 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, 0.206 होता है। 0.206 ओम मीटर होता है। ठीक है, और इसका ताप गुणांक कितना होता है,
शीशा का ताप गुणांक कितना होता है, तो 0.0043 होता है। ओके, अब देखिए अगला है हमारा मैग्नीन। क्या है अगला हमारा, मैग्नीन। और मैग्नीन का जो है आप लोग गलनांक बिंदु आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, 0.42 से 0.44 ओम मीटर होता है। कितना होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध, 0.42 से 0.44 ओम मीटर होता है मैग्नीन का जो है आपका क्या चीज, विशिष्ट प्रतिरोध। और मैग्नीन का ताप गुणांक कितना होता है, तो मैग्नीन का ताप गुणांक होता है वो होता है 0.00025 होता है। कितना होता है, 0.00025। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोग बिल्कुल चालक, उसका गलनांक, उसका विशिष्ट प्रतिरोध, उसका ताप गुणांक पूरा एक सारणी बना लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा। और जैसे ये बताया गया है, जैसे लिखा गया है, इस चीज़ को भी बिल्कुल आप लोग एक सारणी बना करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारणी बना करके इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक नंबर एकदम बिल्कुल आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, देखिए ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध गुणे परिच्छेद का क्षेत्रफल बटे में L, यानी कि तार की लंबाई। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मिटाएं इसको, चलिए ओके। तो देखिए दोस्तों, आगे जो है कुछ और चालक हैं, उनका जो है हम गलनांक, विशिष्ट प्रतिरोध और ताप गुणांक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा जो है मैग्नीन के बाद क्या है, यूरेका। यूरेका जो चालक है उसका गलनांक बिंदु सबसे पहले तो आपको कमेंट में बताइए। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, दो चार ऐसे चालक है जिनका हमने गलनांक बिंदु नहीं बताया है। ठीक है, उसको हम अगले नोट में बता देंगे। अब देखिए यूरेका का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है 0.49 ओम मीटर। कितना होता है, 0.49 ओम मीटर होता है। और यूरेका का जो है ताप गुणांक होता है प्लस में 0.00001। कितना होता है, 0.401। 4 शून्य का मतलब क्या, 1 2 3 4, जीरो के बाद 0.0 के बाद 4 जीरो, उसके बाद 1 से लेकर के कहाँ तक, -0.004 तक। कितना, 0.00001 से लेकर के -0.004 तक होता है क्या चीज, ताप गुणांक होता है। किस चीज का, यूरेका का। ठीक है, आगे देखते हैं प्लेटिनम का। देखिए प्लेटिनम का जो गलनांक होता है वो होता है 1773 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1773 डिग्री सेल्सियस। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 0.9 से लेकर के 1.55। कितना होता है, 1.55 ओम मीटर होता है। कितना होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो है ताप गुणांक कितना होता है, तो 0.00367 होता है। कितना होता है, 0.00367 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पारा। देखिए पारा क्या है, अब पारे के बारे में मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है, ये कैसा चालक है, इसका गुण क्या है। ये एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, जिसका उपयोग थर्मामीटर वगैरह में यूज किया जाता है। अब पारा का जो गलनांक है वो होता है 356 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 356। और इसको तो बिल्कुल आप लोग इम्पोर्टेंट ही मानिए, क्या है,
इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। ठीक, पारा का क्योंकि गलनांक बिंदु पूछा हुआ है और विशिष्ट प्रतिरोध भी। ठीक है, तो गलनांक कितना है पारा का 356 डिग्री सेल्सियस और विशिष्ट प्रतिरोध कितना है 0.958 होता है और इसका ताप गुणांक कितना होता है 0.0039 होता है। ताप गुणांक कितना होता है पारा का 0.0039 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नाइक्रोम। अब नाइक्रोम का जो है गलनांक बिंदु आप लोग कमेंट करके बताइए। अब इसका देखिए नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, वो होता है 1.085 ओम मीटर। कितना होता है 1.085 ओम मीटर होता है। ठीक है, और इसका जो ताप गुणांक होता है वो होता है 0.0014 होता है ताप गुणांक किस इसका, तो नाइक्रोम का। ओके, आगे देखिए कार्बन। क्या है हमारा लास्ट कार्बन। कार्बन जो गलनांक क्या है, कार्बन का गलनांक बिंदु वो है 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, तो 70 है, यानी कि 70 है। कार्बन का जो है कितना है विशिष्ट प्रतिरोध 70 क्या चीज ओम मीटर, 70 ओम मीटर। और इसका ताप गुणांक माइनस में होता है। इसका ताप गुणांक क्या होता है, माइनस में होता है, वो होता है -0.005 होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इंसुलेटर पढ़ लेते हैं। क्या चीज, इंसुलेटर यानी कि अचालक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे, अचालक। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं अचालक क्या होता है। अचालक इंसुलेटर। ठीक है, तो जानते हैं इंसुलेटर क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आपको अचालक बताता हूँ अचालक क्या होता है। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, अचालक यानी कि इंसुलेटर। क्या पढ़ेंगे, अचालक। अचालक इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंसुलेटर। इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, इंसुलेटर क्या है, अचालक क्या है। ऐसा ही लग रहा है कि चालक में क्या हो रहा था, विद्युत प्रवाहित हो रहा था, और अचालक में अचालक लग गया, अ लग गया, यानी कि इसमें विद्युत प्रवाह नहीं करेगा। विद्युत जो है प्रवाह नहीं करेगा, यही तो अचालक है। विद्युत प्रवाह नहीं करेगा यानी कि ये अचालक है। अब उसमें क्या होता था कि चालक वैसा पदार्थ होता है, देखिए चालक के बारे में बता रहा हूँ कि चालक वैसा पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, या मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित होते हैं, वो चालक कहलाता है। और अचालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रवाहित नहीं होगा या नगण्य होगा बिल्कुल, वो क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। क्या कहलाता है, अचालक। तो क्या लिख सकते हैं इसका परिभाषा, कि जिन पदार्थों में, लिखिएगा साथ में, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कम, या देखिए इसको कम नहीं कह सकते, इसको कहेंगे प्रवाह नहीं होता है, नहीं या नगण्य होता है, नहीं या नगण्य होता है, नगण्य होता है, क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। नगण्य होता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। वह पदार्थ अचालक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। अचालक कहलाता है। ठीक है, अचालक भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो शुष्क वायु हो जाएगा। चलिए मैं अभी चालक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम
आगे देखेंगे। पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अचालक का, क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए अचालक का भी गुण। जैसे चालक का गुण क्या था, वैसे ही हम भाई चालक का गुण क्या था कि जंगरोधी, थोड़ा जंगरोधी नहीं होना चाहिए, जो जंग उस पर ना लग पाए आसानी से, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, उसमें धारा प्रवाहित जो है बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग क्या देखेंगे कि ये अचालक क्या है, अचालक का गुण क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग पहले नोट करिए। हो गया, चलिए आगे लिखिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या बताया, अचालक, अचालक अभी हमने क्या बताया अचालक। तो अचालक में क्या बताया कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित न हो या नगण्य हो, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो या नगण्य होता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में वोल्टेज और तापक्रम आदि में इनमें से विद्युत जो है, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। अचालक में क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और ये जो पदार्थ होता है ना, वो होता है अधात्विक होता है। अचालक वाला जो पदार्थ अचालक क्या होता है, अधात्विक होता है। अगर धातु वाला होता तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें चालकता की गुण आ जाती है तो चालक हो जाता है। तो ये क्या चीज़ होता है, पदार्थ अधात्विक होता है। क्या होता है, अधात्विक। और चालक क्या होता है, धात्विक होता है। धातु के गुण होते हैं, धातु होता है, ठीक है। धातु जब होता है तो उसमें क्या है, जो धातु है एक वो कंडक्टर टाइप का है, ठीक है। अब देखिए, और प्रत्येक, ध्यान सुनिए थोड़ा सा, कि सामान्य परिस्थितियों जैसे कि वोल्टेज तापक्रम आदि में इनमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। ये पदार्थ क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं। और यहाँ से देखिएगा, और प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग यानी कि पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है। क्या होती है, वोल्टेज सहन सीमा होती है। प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है। वो कितना वोल्टेज तक सहन कर सकता है अचालक, ठीक है, कितना वोल्टेज तक सहन कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग क्या होती है, वोल्टेज सीमा होती है। क्या क्या होती है, वोल्टेज सहन सीमा होती है, ठीक है। उसी वोल्टेज सहन सीमा को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट्स प्रति मिलीमीटर, इसका मात्रक याद रखिएगा, किलोवोल्ट्स प्रति मिलीमीटर में क्या करते हैं, व्यक्त किया जाता है या मापा जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस चीज में मापा जाता है, तो किलोवोल्ट्स प्रति मिलीमीटर। इस चीज को याद रखिएगा, इस मात्रा को, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के मात्रा को याद रखिएगा कि किलोवोल्ट्स प्रति मिलीमीटर, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बताते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ें क्या, अच्छे अचालक के गुण, अच्छे इंसुलेटर के गुण, ठीक है। क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए एक अच्छे अचालक में, ठीक है। क्या क्या गुण होना चाहिए एक अच्छे अचालक में या एक अच्छे इंसुलेटर में, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि क्या गुण होना चाहिए। तो देखिए, अचालक का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, अचालक का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसका मान उच्च होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू जो है उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। किस चीज का, अचालक का, जिससे कि उसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर उच्च होगा उससे क्या होगा कि अगर उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली वैद्युत सामग्री एवं उपकरणों के निर्माण में, वैद्युत सामग्री एवं उपकरणों के निर्माण में किया जा सके। देखिए अचालक जो है, पहला गुण यह है कि अचालक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका उपयोग जो है उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली, जो उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली जो विद्युत उपकरण है
ठीक है, वैद्युत उपकरण है उसके निर्माण में किया जा सके। किस चीज का? अचालक का उपयोग। ठीक है, तो अचालक का जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज जो है ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा कि अचालक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कितना होना चाहिए? तो निम्न उच्च, ठीक है, बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा? उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अचालक का क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए हमारा, ये पहला हो गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरा है कि अचालक का प्रतिरोध, अचालक का क्या प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस यथासंभव उच्च होना चाहिए। अचालक का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जी? भाई रेजिस्टेंस उच्च होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस उच्च होगा तो क्या होगा कि भाई उसमें इंसुलेटर का काम करेगा। क्या करेगा? इंसुलेटर का काम करेगा, जिससे कि वह सुरक्षित रूप से क्या किया जा सके, उसका प्रयोग किया जा सके या उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा वो अचालक अच्छे प्रकार का होगा, उसका ये गुण होना चाहिए। क्या है? अचालक का जो है प्रतिरोध जो है यथासंभव क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तीसरा है हमारा कि अचालक पदार्थ उष्मा को विकिरित यानी कि रेडिएट कर सकने योग्य होना चाहिए। उष्मा जो है, अचालक पदार्थ जो है उष्मा को रेडिएट कर सकने योग्य होना चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय, देखिए कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर उसकी अचालकता समाप्त ना हो सके। क्या समाप्त ना हो सके? अचालकता। अब जैसे कि चालक में क्या होता है कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाता है? उसका चालकता जो है बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर देखिए अचालक पदार्थ उष्मा को रेडिएट कर सकने योग्य होना चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर उसकी अचालकता समाप्त न हो। अगर तापमान बढ़ जाए तो उसकी अचालकता समाप्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगला है हमारा, देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं? अचालक पदार्थों को उष्मा को रेडिएट करने योग्य होना चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर उसकी अचालकता समाप्त ना हो। तो देखिए अचालकता पहली बात कि समाप्त नहीं होना चाहिए अगर उच्च वोल्टेज पे भी उसको काम किया जाता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज पे भी काम किया जाए तो, या तापमान बढ़ाया जाए तो। अगला है अचालक जो है सस्ता होना चाहिए। अचालक क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। ठीक, अचालक क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, जिससे कि सामान्य वैद्युतिक कार्य के लिए उसका उपयोग किया जा सके। अचालक वाकई में जी सस्ता होना चाहिए, सस्ता रहेगा तो उपयोग भी उसका भारी मात्रा में किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा पांचवा है कि अचालक पर्याप्त सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए। अचालक क्या होना चाहिए? सुदृढ़ होना चाहिए अर्थात मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उपयोग काल में वह सरलता से नष्ट ना हो। उपयोग काल में सरलता से आसानी से क्या हो? नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई अचालक का प्रयोग करते हैं, इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक, बारिश हुआ, एक ही बारिश में वो खराब हो गया, तो वो जो है उसकी अचालकता भंग हो जाएगी। ठीक है, जब अचालक का जो है इंसुलेटर काम करना बंद कर देगा तो दोनों चालक क्या हो जाएगी? दो तार जैसे जा रहा है, ठीक है, कोई पीवीसी वायर में दो वायर निकला हुआ है, ठीक है, उसके अंदर से दो वायर निकला हुआ है, अगर उसके बीच का जो इंसुलेटर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे चालक एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट कर देगा, मतलब कि शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अचालक पर्याप्त सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उपयोग काल में वह बिल्कुल क्या रहे? अच्छा रहे और सरलता से नष्ट न हो। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, आगे फिर बताते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बताते हैं। तो देख दोस्तों आगे हमारा 6 नंबर है, अचालक जो है नमी एवं जल से, अचालक जो है नमी एवं जल से अप्रभावित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नमी एवं जल से अप्रभावित होना चाहिए। मान लीजिए कि अचालक लगा दिया, वो नमी पाते ही या जो है जल को संपर्क में आते ही वो क्या हो जाए? क्षण भंगुर हो जाए, या जैसे वो नष्ट हो जाए तो वो शॉर्ट सर्किट कर जाए। ठीक है, वो क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट कर जाए।
ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अचालक जो है नमी एवं जल से अप्रभावित रहना चाहिए, जिससे कि नम एवं बरसात मौसम में उसकी अचालकता घटे नहीं, उसकी अचालकता घटे नहीं। ठीक है, ये चीज इसका गुण होना चाहिए, किस चीज का? अचालक का। सातवां है हमारा, ठीक है, सातवां है हमारा कि अचालक पदार्थ को आवश्यक आकार में ढाले जा सकने योग्य, आवश्यक आकार में ढाले जा सकने योग्य होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक आकार में ढाले जा सकने योग्य होना चाहिए, जिससे कि उसे विभिन्न आकार प्रकार की वैद्युतिक उपकरण जो है के निर्माण में प्रयोग किया जा सके। देखिए, यहाँ कहने का मतलब यह है कि अचालक पदार्थ को आवश्यक आकार में ढाले जा सकने योग्य होना चाहिए। ठीक है, और जिससे कि वो उससे विभिन्न आकार प्रकार की वैद्युतिक उपकरण, विभिन्न आकार प्रकार की वैद्युतिक उपकरण के निर्माण में प्रयोग किया जा सके। जैसे कि होल्डर होता है। अब होल्डर में देखे हैं, जो बल्ब वाला होल्डर होता है वो क्या होता है? अब उसमें जो है 2 पिन निकला होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे मान लीजिए ये होल्डर है आपका, ये बल्ब, ये तो मान लीजिए बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है। ठीक है, और ये आपका ये बीच में होल्डर है, 2 इसमें पिन निकला होता है। तो ये क्या, दोनों पिन किस में जुड़ा रहता है? ये अचालक में जुड़ा रहता है। किसमें? अचालक में, इंसुलेटर में। ठीक, तो अचालक में जुड़ा रहता है। तो ये ऐसा शेप देने के लिए या ऐसा होल्डर के जैसा आकार बनाने के लिए क्या होना चाहिए जी? आकार बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इस आकार में एक सांचा होगा ना कोई होल्डर बनाने वाला, तो उसमें जो है किसी अचालक में क्या होना चाहिए? वो किसी भी आकार में ढल जाए, इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम ढाले जो है उसको हम ढाल सकते हो। ठीक है, तो अचालक पदार्थ को आवश्यक आकार में ढाले जा सकने योग्य होना चाहिए, जिससे कि उसे विभिन्न आकार प्रकार की वैद्युतिक उपकरण, होल्डर हो गया, बल्ब का होल्डर हो गया, या अन्य कोई होल्डर बनाना हो, जैसे स्विच वगैरह, पिन स्विच होता है ना जो सॉकेट वगैरह, तो उसमें भी अच्छा सॉकेट जो बनाते हैं, जैसे देखिए, जैसे सॉकेट होता है 3 पिन, 2 पिन, ये 2 पिन, ये 5 पिन होता है, दिख रहा है ना? 3 पिन और एक 5 पिन होता है, ऐसे 5 पिन होता है, 2 पिन, 3 पिन और 5 पिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो जो पिन है, ये जो पिन है, ये क्या होता है आपका? ये चालक होता है। लेकिन जो जिस पिन को जिस चीज पे बैठाया जाता है या जिसको उसमें क्या कहता है, स्थापित कहता है, वो अचालक होता है। जैसे कि ये स्विच का जो अचालक वाला भाग है, अचालक होता है। ठीक है, ये भी अचालक है। और ये क्या है? ये जो पिन है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई प्लग वगैरह हम लगाते हैं, और जैसे चार्जर हो गया, तो चार्जर का जो सामने वाला भाग है जो इस पिन में जाता है, अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है, वो चालक हो गया। और जो पिन जो है जिस चीज पे अटका हुआ है, वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। बात समझ आ रही है? तो वो ऐसा इंसुलेटर होना चाहिए भाई। अचालक का जो गुण होना चाहिए वो किसी भी आकार में ढल जाए, ऐसा गुण भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम कुछ अचालक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। हो गया? चलिए कुछ अचालक के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा जो है अभी जो चल रहा है, अभी ये सेशन चल रहा है, ये पूरा जो है हम आपको बिल्कुल इलेक्ट्रीशियन अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को लेकर के हम चलेंगे। ठीक, जहाँ से जो है आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन अगर पूछे तो यहाँ से जो है बिल्कुल एक एक चीज़ आपको मिले। ठीक है, यहाँ से इस पूरे मतलब कि सक्सेस करियर के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ना छूटे इलेक्ट्रीशियन से। ठीक, तो इस चीज़ को इस पूरे प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग जाके देखिए, और सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चाहे वैकेंसी का अपडेट हो, चाहे फिटर का क्लास हो, या अन्य भी जो है आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ हम अचालक देखते हैं। कुछ अचालक देखते हैं या प्रमुख अचालक होते हैं। कौन कौन से?
तो हम कुछ देख लेते हैं। प्रमुख अचालक, प्रमुख अचालक, ठीक है, प्रमुख अचालक या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप लोग देख लीजिएगा। प्रिंसिपल ये होता है सर, ठीक है। प्रिंसिपल इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रिंसिपल इंसुलेटर। देखिए प्रिंसिपल इंसुलेटर में हम देखेंगे शुष्क हवा, पहले देखेंगे शुष्क हवा, शुष्क हवा, शुष्क माने जानते हैं ना, गर्म हवा, शुष्क हवा। देखिए शुष्क हवा भी एक इंसुलेटर का काम करता है। शुष्क हवा क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है, देखिए शुष्क हवा के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए ड्राई एयर के बारे में कि सबसे अच्छा अचालक पदार्थ, देखिएगा सबसे अच्छा अचालक पदार्थ, सबसे अच्छा अचालक पदार्थ क्या है, यह जो देखिए इसको लिखिए ऐसे, यह सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ, पदार्थ है। अब कहेंगे हवा भी पदार्थ है, तो हाँ जी, हवा जो है एक गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये जो है सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है, ठीक है। ये शुष्क जो हवा होता है एक अच्छा अचालक पदार्थ होता है, परंतु नमी से इसकी अचालकता, देखिएगा परंतु नमी से, परंतु नमी से इसकी अचालकता, इसकी अचालकता, अचालकता कम या समाप्त भी हो जाती है, कम या समाप्त भी हो जाती है, कम या समाप्त हो जाती है, कम या समाप्त हो जाती है। अब देखिए ओवरहेड लाइनों में, ओवरहेड, ओवरहेड लाइनों में नंगे धात्विक तार, ओवरहेड लाइनों में, ओवरहेड लाइनों में नंगे धात्विक तार, नंगे धात्विक तार, ओवरहेड लाइन जैसे ट्रांसमिशन लाइन है उसमें खुला तार होता है, ठीक है, उसमें कोई इंसुलेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो खुला तार होता है। तो भाई ऐसे 2-3 वायर जाता है, देखिए बड़ा बड़ा जो टावर देखते हैं, खंबा देखते हैं, ठीक, तो उसमें कई सारा इसे वायर जाता है, ऐसे मान लीजिए 2-3 वायर जाता है ना, तो जो 3 वायर होता है तो इनके बीच में देखिए जगह है ना, तो इनके बीच में शुष्क हवा है, वो भी एक क्या करता है, वही क्या करता है, अचालक का काम करता है। क्या करता है, अचालक का काम करता है। तो देखिए ओवरहेड लाइनों में, देखिएगा ओवरहेड लाइनों में धात्विक तार क्या करते हैं, धात्विक तार प्रयोग, धात्विक तार प्रयोग किए जाते हैं, धात्विक तार प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। हाँ, इनके बीच, जैसे कि इन तारों के बीच, इनके बीच शुष्क जो हवा होता है, इनके बीच शुष्क हवा इंसुलेटर के साथ, शुष्क हवा एक अचालक के भांति कार्य करता है, अचालक के भांति कार्य करता है, अचालक के भांति कार्य करता है।
कार्य करता है। ठीक है, तो शुष्क हवा भी क्या है, अचालक ही है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप लोग। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारा कुछ अचालक है, हम उसके बारे में आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, अभी तक ले बस इतना ही। गला सूख रहा है मेरा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मेरा। ठीक, तो अभी लगभग 45-46 मिनट का आप लोग का ये वीडियो है। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को एक एक चीज़ देखिए। ठीक है, और अभी तक इसका पिछला पार्ट या और भी जो भी इलेक्ट्रिशियन अभी तक जितना पढ़ाया गया है, यानी कि देखिए 21 नंबर का वीडियो है, 21 वीडियो बन गया है इलेक्ट्रिशियन में। तो आप लोग ये पूरा जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, तो जाकर के आप एक एक करके वीडियो देखिए। ठीक है, और इसका नोट्स एकदम बनाते रहिए, और कोई भी समस्याएं हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक और इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स का जो है आप लोगों को इसका प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है, आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी आप लोगों को समस्याएं हैं, आप लोग जरूर टेलीग्राम पे आप लोग साझा करिएगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है और कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा क्लास लग रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।